Hello and welcome to our YouTube channel. So today we'll be discussing in one concept a day, a very important topic which was in news as well recently, that is need for federal judiciary. Right? That what ideally is the need for federal judiciary. Now basically what do we understand by the idea of federalism? अब फेडरलिज्म की थोड़ी बात जो हमने थी वो करी हुई है एक और वीडियो में जिसको हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे. बट फेडरलिज्म इन जुडिशरी की अंडरस्टैंडिंग होती क्या है उसको समझते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म इन जुडिशरी, अब फेडरलिज्म जैसे आप सब जानते हैं दैट इट इज काइंड ऑफ अ मिड पॉइंट बिटवीन यूनिटेरियनिज्म एंड अ कंप्लीट it is a midpoint between Unitarianism which has a strong center, Unitarianism which obviously has a strong center or more powerful center, and on the other side there is that the states are completely powerful or over powerful compared to the center. Confederalism and Unitarianism का एक center point होता है जिसको बोलते हैं federalism. Right? Now when we talk about federalism with respect to this understanding of judiciary, what primarily we talk about this or what basically is the idea of this. अब है क्या बेसिक सा फंडा क्या है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पे ऊपर भी चर्चा की गई, उसके अलावा भी चर्चा करी गई कि यार जुडिशरी जो है ना दैट ऑलवेज हैज टू बी स्ट्रांग, जुडिशरी ऑलवेज हैज टू बी पावरफुल, जुडिशरी नीड्स टू बी गिवन द पावर सो दैट देयर कैन बी अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी एंश्योर्ड. सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करने के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करने के लिए जो जुडिशरी है दैट हैज टू बी पावरफुल, जो जुडिशरी है दैट हैज टू बी पावरफुल. राइट? सो एज टू इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी हैज टू बी पावरफुल. राइट? So in this supremacy of the constitution there is one very integral, there is one very important feature in this supremacy of the constitution. There is one integral feature, that is the robust judicial system. कि पावरफुल जुडिशियल सिस्टम, एक्टिव जुडिशियल सिस्टम, प्रैग्मेटिक जुडिशियल सिस्टम, प्रोएक्टिव जुडिशियल सिस्टम, ये एक बड़ा सेंट्रल फीचर है किस चीज का? ये सेंट्रल फीचर है आपके आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. राइट? सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, Baba Saheb Ambedkar also talked about this idea where he said that in India there is a dual polity but there is no dual judiciary. Right? That means High Courts and the Supreme Court, High Court and the Supreme Court, they are one single entity. Right? They are one single entity. ऐसा नहीं है कि अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग एंगल में देख लो. जुडिशरी जुडिशरी है सर, हाई कोर्ट अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट अलग चीज है, ऐसा नहीं है. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर वन सिमिलर और एट वन सिमिलर एंटाइटी, कि वो एक कलेक्टिव यूनिट है. क्योंकि वो कलेक्टिव यूनिट किस चीज का है? वो एक कलेक्टिव यूनिट जुडिशरी का है. राइट? जुडिशरी एक अम्ब्रेला टर्म है, जुडिशरी एक अम्ब्रेला टर्म है. उस अम्ब्रेला टर्म के नीचे दो पॉइंट्स हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वेटेज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंस भी इक्वल है विद ईच अदर. दैट इज व्हाट इज द आइडिया दैट देयर इज डुअल पॉलिटी, दैट इज देयर इज सेंटर एज वेल एज द स्टेट. तो वहां पे जो बाबा साहेब ने बोला, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला डुअल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट, तो ये डुअल पॉलिटी के आइडिया में, इस डुअल पॉलिटी के आइडिया में हमने क्या देखा? इस डुअल पॉलिटी के आइडिया में हमने ये कंसिडर किया कि एक सेंटर है, एक स्टेट है. राइट? पर डुअल जुडिशरी कब होता? डुअल जुडिशरी होता कि अगर हम, जैसे हमने सेंटर और स्टेट को सेग्रीगेट किया है वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी सेग्रीगेट करते. जैसे हमने सेंटर और स्टेट को सेग्रीगेट किया है वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी सेग्रीगेट करते. राइट? सो हमने ऐसा नहीं करा, तभी बाबा साहब ने बोल दिया दैट देयर इज वन जुडिशरी और कॉमन जुडिशरी, दैट इट हैज वन सिंगल एंटाइटी. राइट? नाउ पॉइंट आता है कि जैसे ये कहा गया कि देयर इज वन सिंगल एंटाइटी, सो वेदर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर इक्वल इन स्टेटस. राइट? सो थ्योरेटिकली तो यस. राइट? इफ वी टॉक अबाउट थ्योरेटिकली yes, that theoretically Supreme Court and High Court are equal in status. कि पावर जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो इक्वल है, इज्जत जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो इक्वल है. राइट? थ्योरेटिकली तो इक्वल स्टेटस है क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया भी कि डुअल जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो थ्योरेटिकली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर इक्वल इन स्टेटस, बट प्रैक्टिकली क्या वो है? प्रैक्टिकली क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इक्वल इन स्टेटस है? जिसका आंसर है नो.
that practically there is division in powers, right? That practically अगर देखा जाए, so the Supreme Court enjoys more power compared to the High Court, right? In effectiveness, Supreme Court enjoys more power compared to the High Court, right? So when we say that the Supreme Court enjoys more power compared to the High Court, किस तरह? सबसे इंपॉर्टेंट चीज is the appointments, right? 1990s तक तो जुडिशरी का ऐसा फेस चलता रहा जहां पे पावर जो थी काइंड ऑफ सिमिलर थी, राइट? 1990s में जुडिशरी ने एक ट्विस्ट लिया जहां पे कॉलेजियम सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। तो कॉलेजियम सिस्टम की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई तो उसमें क्या कह दिया, दैट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एज वेल the president shall consider or the president shall discuss the matter with the chief justice of India and two senior most judges of the Supreme Court, right? जो हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट, अदरवाइज कॉलेजियम में 4 सीनियर जजेस होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बात होती है, राइट? सो उन्होंने बोल दिया कि वहां पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बात सुननी पड़ेगी, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा होगी हाई कोर्ट की पावर से। Are you getting my point? So the basic idea or the first understanding is that the appointments are, or the power of the appointment is more with the Supreme Court rather than the High Court. Second thing, or the second idea is that there is a concept of tribunalization of justice system. Tribunalization of justice system. Now this is a very important idea. जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की, जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की, तो वो ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम किस चीज को अंडरस्टैंड करता है, किस चीज को इलेबोरेट करता है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है कि किस चीज को एक्सप्लेन करता है कि यार आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यू आर गिविंग द पावर्स फ्रॉम द हाई कोर्ट और द अदर जुडिशियल सिस्टम्स टू द ट्रिब्यूनल्स. फॉर एग्जांपल, यू हैव एस्टैब्लिश्ड द ट्रिब्यूनल्स लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, you establish a tribunal like CAT, you establish a tribunal like NCLT, and there are so many other tribunals which are getting established. तो सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करती है फॉर द स्पीडी जस्टिस प्रोसेस, कि आप स्पीडी जस्टिस के लिए, इफेक्टिव जस्टिस के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल बना रहे हो जो उन्हीं केसेस को हैंडल करेगी. फॉर एग्जांपल, कैट विल हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, राइट? एनजीटी विल हैंडल द बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो आपने वैसे ही कॉर्पोरेट के लिए आपने बना दिया एनसीएलटी. तो आप ऐसी ऐसी ट्रिब्यूनल्स की एस्टैब्लिशमेंट करी जा रहे हो. जब इन ट्रिब्यूनल्स की एस्टैब्लिशमेंट होती है तो हाई कोर्ट की पावर रिड्यूस होती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ दीज केसेस, इन मैक्सिमम ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स, द एक्ट्स हैव बीन मेड बाय द पार्लियामेंट वेयर दे हैव स्टेटेड दैट द डिसीजन टेकन बाय दिस ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, राइट? एंड देयर लाइज नो राइट टू अपील. तो अगर आप इन ट्रिब्यूनल्स ने डिसीजन लिया, उसके ऊपर देयर लाइज नो राइट टू अपील एंड द मैटर कैन नॉट बी सेंट टू द हाई कोर्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट की पावर में तो डिल्यूशन आएगी, हाई कोर्ट की पावर में तो डिल्यूशन आएगी. और फिर मैटर कहां जा सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, वो भी स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू. तो जो हाई कोर्ट में जजेस बैठे हैं, एक तो उनका एक्सपीरियंस में कमी आ रही है, दूसरी उनकी पावर रिडक्शन हो रही है, राइट? एक्सपीरियंस भी कम हो रहा है, पावर भी रिड्यूस हो रही है, तो काम कैसे करेंगे, राइट? तीसरी चीज आ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल्स ने क्या करा है, दैट द पीपल डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीआईएल्स एंड हाई कोर्ट गेट्स डिमिनिश्ड फ्रॉम विदिन. हाई कोर्ट को बीच में से खत्म कर दिया जाता है, लोग सीधा पीआईएल फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधा केस उठाता है, बताओ क्या चाहिए, राइट? तो जो आइडियली केस हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए था, वो मैक्सिमम टाइम ये भी देखा गया है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है अंडर अ स्पेसिफिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट हैज बीन फाइल्ड. तो इससे होता क्या है, दैट द गैप और द हियाटस बिटवीन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड, राइट? जो चीज थ्योरेटिकली आइडियली स्टार्ट हुई थी एज वन सिंगल एंटिटी, वो पावर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी स्टार्ट हो चुकी है, राइट? नाउ व्हाट इज द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी? सबसे पहले तो आता है सेंट्रलाइज्ड रूलिंग. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट और द फर्स्ट आइडिया इज सेंट्रलाइज्ड रूलिंग, राइट? दैट द Supreme Court has gained more power, which basically has resulted into the weakening of the federal structure of judiciary. Right? Weakening of the federal structure of judiciary. कि जो नीचे आपके कोर्ट्स हैं, be it the high courts or the subordinate courts, their power has been reduced. Another thing is interference of Supreme Court in high courts. Right?
into the functioning of the high courts, into the effectiveness of high courts, into the functioning of the judges, right? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, they have basically started to interfere and the interference gradually increased. For example, appointments, for example, transfer. क्योंकि अब अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर की अगर हम बात करें ना, तो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की पावर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है. ये पावर जुडिशियल इनोवेशन से दी गई है. ये पावर कहां से दी गई है? ये पावर आपके थर्ड जजेस केस में से दी गई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही पावर ले ली दैट इट विल हैव द पावर in taking the decision or advising the president with respect to the appointment and the transfer of the judges. तो ये पावर तो आइडियली हाई कोर्ट की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं, right? So this basically results into the interference of the Supreme Court in the functioning of the high courts. Next is interference of the Supreme Court in the matters of local importance. जो मैंने भी आपको बात करी कि the PILs or the suo motu cases that are being picked up by the Supreme Court, that is in a very menial or trivial issue, even the Supreme Court jumps and it diminishes the power of the High Court. It diminishes the power of High Court, wherein the Supreme Court jumps into the matter of the High Court. For example, if a decision is to be taken by the High Courts, right? Supreme Court jumps in, and many of times it has been seen that the Supreme Court calls upon the case to itself, saying that the High Court wait, we will handle the case ourselves. राइट तो इससे क्या होता है कि जो हाई कोर्ट की पावर है वो रिड्यूस होती है. राइट हाई कोर्ट की पावर है वो रिड्यूस होती है. कि फॉर एग्जांपल जैसे कई लोगों ने, जैसे दिवाली की पिटीशन फाइल होनी थी आपका क्रैकर बैन को लेके, तो ये पावर आइडियली हाई कोर्ट की है दैट इफ समवन हैज टू फाइल अ पीआईएल, द पर्सन नीड्स टू फाइल अ पीआईएल इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट. बट लोगों ने वो पीआईएल कहां फाइल कर दी? सीधा सुप्रीम कोर्ट. राइट तो वहां पे पावर किसकी रिड्यूस हुई? सुप्रीम कोर्ट की. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट्स बिकम रिडंडेंट. राइट ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई कोर्ट की पावर में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता जाएगा, उसमें इंक्लूड करता जाएगा, तो हाई कोर्ट ऑब्वियसली विल बिकम रिडंडेंट. एंड ओवर ट्रिब्यूनलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह जो है ट्रिब्यूनल सिस्टम से पावर इंक्रीज होती रहती है, किसकी? ट्रिब्यूनल्स की, और हाई कोर्ट की पावर पे इंपैक्ट आता है. तो ये बेसिक से इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू द फेडरलिज्म इन जुडिशरी. नाउ व्हाट आइडियली द वे फॉरवर्ड शुड बी दैट देयर नीड्स टू बी अ फाइन बैलेंस दैट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट सो दैट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी मैनेज्ड. Right, so this is it with respect to this particular topic. I'll see you next time. Until then, thank you and take care.